बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। दोस्तों, कहते हैं ना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन नहीं बनाता आशियाना। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उफ्ताद। जी हां दोस्तों, शाहीन के हवाले से बात हुई। शाहीन का जहां कुछ और होता है और करगिस का जहां कुछ और होता है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस वादिया कश्मीर के उस शाहीन की जिसने अपना सफर जनूबी कश्मीर के कुलगाम से स्टार्ट किया, लेकिन श्रीनगर शहर कैसे पहुंचे, श्रीनगर शहर में आके कैसे दिलों पर राज किया, कैसे स्टूडेंट्स को शेप किया, कैसे कश्मीर के मुस्तकबिल आने वाले कल को संवारा। आज हम उसी शाहीन की बात करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अक्सर वालिदैन, माँ बाप अपने बच्चों के लिए वरासत में जायदाद, वरासत में ज़मीनें, वरासत में प्रॉपर्टी बहुत कुछ छोड़कर चले जाते हैं और जीते जी भी अपने बच्चों को ये सब कुछ मटीरियलिस्टिक चीजें दे के जाते हैं। लेकिन अगर हकीकत जाननी हो, सही और अच्छा तरीका जिंदगी का यह है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत, जो अपने बच्चों के लिए इखलाकियात, आदाब दे के जाते हैं, कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। और आज हम कश्मीर के उसी सपूत के साथ बात करने जा रहे हैं। आपको मिलवाते हैं उसी शाहीन से जिन्होंने जिंदगी के बहुत सारे मुश्किलात, जिन्होंने जिंदगी के बहुत सारे मसाइल तय किए हैं, जिन्होंने जिंदगी का वो जद्दोजहद तय किया है जो शायद आप सुनकर हैरान होंगे। जी हां, आज हम श्रीनगर और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के उस मुमताज और मारूफ मुदर्रिस के हवाले से बात करते हैं जिसका नाम हर स्टूडेंट की जुबान पर है, जिसने हर घर में अपनी जगह, हर घर में उसका तस्वुर है, हर घर में उनका तस्वुर है। यकीनी तौर पर मैं बात कर रहा हूं अहमद सर की, उर्फ आम में अहमद जुवेल फयाज अहमद वगे, जिनका ताल्लुक कुलगाम से है, लेकिन श्रीनगर में इस वक्त स्टूडेंट्स के साथ कैसे रहते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम जम्मू और कश्मीर का अहमद जुवेल उर्फ आम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, मैं बहुत ही मशकूर हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। ठीक है अहमद सर, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको मुबारक, और यकीनी तौर पर मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे होनहार, काबिल इज्जत, काबिल एहतराम मुदर्रिस हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है और लाखों लोग आपको देखने के लिए इस वक्त बेताब हैं। अहमद सर, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जिंदगी एक लंबी दौड़ है, जिंदगी एक जद्दोजहद है अहमद सर, और उस जद्दोजहद से मैंने बहुत सुना आपके बारे में। कुलगाम से सफर शुरू किया। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम अपने नाजरीन के लिए आपसे, आपकी जुबान से, कैसे ये सफर शुरू हुआ, कहां से हुआ, किस गांव से आप आए हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। एक स्टूडेंट के लिए आपकी जिंदगी वाकई एक, कहते हैं ना कि एक रोल मॉडल के तौर पर आपको हम पेश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोल रहे हैं, इतने अच्छे अल्फाज से मुझे ये लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये मैं बहुत ही पहले तो इस बात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे लोगों के सामने पेश कर सकें। ठीक है, बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे जो दादाजी थे वो बेसिकली दूध बेचते थे, लेकिन जो मेरे फादर साहब थे, ठीक है, उनने बाद में जो कारपेंटर एज ए जॉब इख्तियार किया, मजदूरी करते थे। छान कम वनो कश पर इस कारण छान कम इस कारण गाँव में वन ती छान तम। तो गुलाम मोहम्मद वगे साहब, कुलगाम में गांव है काडर, ठीक है, जो मेरे फादर साहब हैं, ये 4 भाई थे और मेरे जो फादर साहब हैं गुलाम मोहम्मद वगे साहब, वो बड़े भाई हैं। उनमें से हमारी जो फैमिली है
आप ऐसे समझ सकते हैं सर कि उनके पास एट द मैक्स जो उनको अपने बाप से विरासत मिली थी, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए 4 भाइयों को मिली थी ये 13 मरले ज़मीन। हाँ हाँ, इतनी इतनी, हाँ ये सही बात है। तो मेरे जो फादर साहब के जो ना जो औलाद हैं उसमें मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, मेरे 2 भाई और हैं, और मैं उनमें से सबसे छोटा भाई हूँ। तो यकीनन मेरे फादर साहब ने कोशिश की कि वो अपने सारे बच्चों को तालीम दें, लेकिन जो 2 बहनें हैं उनने स्टार्ट में इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी, तो तुम होकर कर्ल इनकम, जो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तो हाँ कर्ल इनकम हकीकत तो ये है सर। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो मेरी बहनों का भी मेरी पढ़ाई में बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, तो मैं उसको ये आज आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और मैं अपनी बहनों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्र तो अल्लाह सुब्हानहू का, जिसने मुझे ऐसे भाई दिए थे और बहन भी दिए थे, जिनने वो दर्द लिया था, या मेरे फादर साहब, और मुझे ना ये पढ़ाने का जो पढ़ने पढ़ाने का जो उन्होंने हौसला दिया कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें, तो उन सब का तो बहुत बहुत शुक्रिया करना लाजमी बनता है। मेरे फादर साहब जो पहले जो मेरी ऑलमोस्ट 6th क्लास तक जो मेरी एजुकेशन है वो एक वहीं हमारे गांव में ही एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल था, छोटा सा स्कूल था, तो वहाँ ही मैंने पढ़ाई की है गवर्नमेंट स्कूल से। वहाँ एक टीचर थे, उनका नाम था गुलाम हसन साहब। तो मैं चूँकि पढ़ाई में अच्छा था इनिशियल फेज़ में, तो मैं वो अक्सर बेशतर मेरे फादर साहब को बोलते थे कि दिन में तो मंगत फयाज फयाज सब दिन में तो मंगत, ऐसे बोलते थे वो। तो मेरे फादर साहब को लग रहा था कि नहीं मेरा बेटा शायद अच्छा है पढ़ाई में, तो उनको वो इंटरेस्ट बढ़ गया ना मुझे पढ़ाने का। जब टीचर ने तारीफ की। हाँ हाँ, ऑब्वियसली बात है, टीचर का जो टीचर की तारीफ जो है ना एक पेरेंट को बहुत मोटिवेट करती है आप उसके बच्चे के बारे में, जो मुझे लगता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मेरी ज़िंदगी का है, तो मेरे फादर साहब ने बाद में 6th क्लास के बाद हमारे यहाँ एक होता था प्राइवेट स्कूल हमारे गाँव में ही, अंजुमन तबलीगुल इस्लाम का की वो एक ब्रांच थी, उनका एक स्कूल था, तो वहाँ उनने मुझे 2 साल पढ़ाया 8th तक। लेकिन 8th वाली क्लास में मेरे जो मतलब जो मेरे वालिद साहब के जो भाई थे अली मोहम्मद वगी साहब, उनको हमें बेसिकली वो सुनते छान कम करना, लेकिन उनके साथ एक एपिसोड है। पहली बार अपनी स्टोरी आप शेयर कर रहे हैं हजारों स्टूडेंट्स के साथ जो इस वक्त मेडिसिन पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अली मोहम्मद वगी साहब जो थे उनको अल्लाह सुबहान ने एक आजमाइश ये की कि उनको ना बेसिकली हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उनको स्टंट डालना पड़ा सिक्किम्स में। तो जिस वजह से ना 8th वाली क्लास के बाद जो ना हमारी जो ना फैमिली को एक फाइनेंशियल बर्डन हो गया थोड़ा सा। दैट मींस जो कंडीशन ऑलरेडी खराब थी उस पे और एक हाँ, और एक बर्डन हो गया। तो इसलिए मेरे फादर साहब ने मुझे 8वीं जमात में ये और एक बार सजेशन दिया था कि आप गवर्नमेंट स्कूल ही जाओ। अच्छा। हाँ, लेकिन उस टाइम तक जो मेरे बड़े भाई हैं शौकत अहमद वगी साहब, और मेरी एक भाई हैं बिलाल अहमद वगी साहब, उनने आपको भी फील होता होगा अपने फादर की कंडीशन या फैमिली की। ये सी बात है। तो उनने ये इरादा किया, उनने बोला अपने मेरे फादर साहब को समझाया, उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो लेकिन इनको पढ़ने देंगे। तो उनने मुझे यारीपोरा एक जगह है हमारे कुलगाम में, वहाँ एक स्कूल है पब्लिक मिशन स्कूल के नाम से ऐसे, तो वो भी एक प्राइवेट स्कूल है, उनने मुझे 9th-10th वहीं से करवाया। लेकिन मैं जो है ना अपनी स्कूल लाइफ में कंटिन्यूसली स्कूल लाइफ में ऑलमोस्ट मैं मतलब 8th तक तो मैं स्कूल का टॉपर रहा, 9th और 10th में मैं रह रहा था ऑलमोस्ट कभी 2nd टॉपर कभी 1st टॉपर अपने स्कूल के लेवल पर। तो पढ़ाई में अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 10th अच्छे नंबरात से मैंने पास किया। 10th के बाद जब मैं 12th में आया तो घर वालों ने अगेन, मेरे बड़े भाई जो थे उनने दोबारा बोला था कि नहीं आप ये ना इस्लाम वहाँ अनंतनाग में एक प्राइवेट हाई सेकेंडरी है तो तुम वहाँ जाओ पढ़ने। लेकिन फादर साहब ने अब नहीं माना, उन्होंने बोला नहीं अब नहीं, अब ने बोला कि नहीं अब ये है पास में, हिम्मत नहीं रही। हिम्मत नहीं, आप समझे। तो बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ओवरऑल हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, तो जो बड़ी फैमिली में होता है मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। तो वहाँ एक आप खुद भी काम क्या करते थे, कभी हाथ बढ़ाते थे? बिल्कुल सर, मैं इसमें मुझे बिल्कुल ये कोई शर्मिंदगी या आर नहीं महसूस होता। बेसिक मुझे पढ़ाने के साथ ना बहुत लगाव था, लेकिन मैंने भी किसी न किसी डिग्री में ये जो ना किसी न किसी डिग्री में आप समझ सकते हैं कि अपने फादर साहब का अपने फैमिली का हाथ बटाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जिनवनली। तो उसके बाद जो ना 11th में तो ठीक ही था, लेकिन 12th में वहाँ जो गांव के लेवल पर इतनी ज़्यादा काउंसलिंग तो होती नहीं है सोना सा, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया जिनवनली। तो 12th में जितना मुझे अच्छा परफॉर्म करना था मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन 12th पास करने के बाद मेरे ख्याल में ये अहमद जुवेल को बनना था, एक उर्फ आम बनना था पूरे कश्मीर में, ये स्ट्रगल सारा उसी के पीछे। तो 12th के बाद जो है ना मेरी ज़िंदगी में ये एक मोड़ आया कि हमारे यहाँ गांव में एक थे, वो बेसिकली नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, डॉक्टर आसिफ है उनका नाम। तो वो तैयारी कर रहे थे,
तो वो कहीं ना कहीं मैं दिन में कभी ना कभी उससे मिलता था, तो वो उस नीट एग्ज़ाम के बारे में ना बोलते रहते थे। तो उससे, हाँ एग्जैक्टली, तो उससे मुझे थोड़ी बहुत ना वो क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई रिगार्डिंग दिस एग्जाम एंड ऑल दैट। तो आपको पता नहीं था इतना बिल्कुल नहीं था, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था उस ज़माने में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस लेवल का हमारे यहाँ फैमिली में कम एक्सपोजर है कि मैं अपनी फैमिली का पहला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कोई खानदान, नहीं, उससे पहले कोई नहीं पढ़ा। हाँ एक तो आप समझे कि फैमिली नहीं, पूरे खानदान का मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो फिर मैं अनंतनाग कॉलेज गया, बीएससी फर्स्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया वहाँ। तो लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर के दौरान ही मुझे आइडिया आया कि नहीं, मुझे नीट के लिए कम से कम एक अटेम्प्ट तो करना चाहिए। तो फिर मैंने प्लान किया और मैं वहाँ यहाँ परेपुरा विज़िट किया और कोचिंग के लिए यहाँ आया, फिज़िक्स के लिए पर्टिकुलरली। यहाँ एक टीचर हुआ करते थे तब, प्रोफेसर नजीर अहमद तांत्रे साहब। शायद सोपोर से। हाँ, मुझे ना एग्जैक्टली तो आज पता नहीं कि वो उनके गांव का नाम क्या था, लेकिन तांत्रे सर के नाम से वो मशहूर थे। तो उनके पास मैंने जब नीट की कोचिंग की तो मुझे ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया साइंस की ओर। वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो स्किल है जो उनने मुझे इनकलकेट की मुझ में एज ए स्टूडेंट, तो मैं बहुत ड्राइव हुआ और मुझे ना मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ। तो उसके बाद मैंने जो नीट का अटैम्प्ट किया, पहले अटैम्प्ट में मेरे नीट के थे 145 आउट ऑफ 225। उस टाइम JNK CT होता था और सिलेक्शन तो नहीं हुई थी। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने और एक बारी अटैम्प्ट किया, ठीक है, मेरे थे मुझे याद है शायद 171। आप थके नहीं, हारे नहीं? ना, अभी मैंने इरादा कर लिया था कि मुझे भी ना ये घर वाले मेरे फादर वापस नहीं जाना है, तो मेरे जो ना आउट ऑफ 225 171 बने। उस टाइम बेसिकली ये होता था कि जो है ना, जो JNK CT में होता था ऐसा कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था वो, उसमें BOMS भी था, BSc फॉरेस्ट भी था, BVSC भी था और MBBS भी था। तो टॉप वाले जो मेरिट स्टूडेंट्स होते थे उनको MBBS की सीट मिलती थी। तो मेरा मेरिट चूंकि 171 था, इसलिए मुझे जो टेल वाले एंड से BSc फॉरेस्ट्री या BOMS में कुछ भी कर सकता, लेकिन मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने आप नहीं की। लेकिन उस साल मेरा बायोलॉजी का स्कोर बहुत अच्छा रहा। आउट ऑफ 75 मेरे थे 69 बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में राउंड आउट मेरा था ऑलमोस्ट ये 60, लेकिन फिजिक्स का स्कोर थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो मैं और एक बारी सर के पास गया, तांत्रे सर के पास, और एक बारी गया फिजिक्स को अपनी इंप्रूव करने के लिए, और एक अटैम्प्ट मैंने किया। हाँ, अब जब मैंने ये वाला अटैम्प्ट किया उसमें अगेन जो है ना मेरा 165 ही बना। लेकिन इस दो अटैम्प्ट का, हाँ ये तीसरा अटैम्प्ट, तीसरे अटैम्प्ट के बाद मुझे कम से कम ये बात पता चल गई थी, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा बहुत मुझे एक्सपोजर मिल गया था। तो वहाँ मुझे एक बात ये पता चली कि यहाँ जो हमारे यहाँ JNK CT है, इसमें एक कैटेगरी है पुअर एंड बैकवर्ड क्लास के नाम से। वो बेसिकली एक प्राइवेट कॉलेज है जम्मू में, एस्कॉम्स बत्रा के नाम से, जिसमें आप फिट थे। हाँ एग्जैक्टली। तो बेसिकली मुझे लगा कि मेरे तो घर की कंडीशन तो है ही ऐसी, तो उसमें ये था कि जिस बच्चे की भी जो ईयरली इनकम है 75,000 से कम, उसको वो DC साहब वो सर्टिफिकेट देते थे एट द इनकम सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो मैंने वो निकाली जेन्युइनली, और उसके बाद मैंने ना बहुत और एक बारी तैयारी की, ठीक है। तो हाँ चौथे अटैम्प्ट में मैंने जब अटैम्प्ट, मतलब मैं बहुत ही फुली प्रिपेयर था। मैंने इससे पहले वाले अटैम्प्ट में मेरी फिजिक्स बहुत वीक स्कोर हो गया था मेरा। तो अब इस साल मैंने आउट ऑफ 75 61 स्कोर किया, और केमिस्ट्री का स्कोर मेरा रहा 59। अब जब उसके बाद उस ज़माने में JNK CT में केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक ही दिन में टेस्ट होता था, और फिर नेक्स्ट डे होता था बायोलॉजी और मैथ्स। तो जब मैंने ये 2 पेपर दिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैं बिल्कुल आके मुतमईन होकर अब घर में सो गया। तो मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि सर क्या लगता है आपको अब इस साल? मैंने बोला मुझे लगता है कि इस साल मैं टॉप करूँगा, क्योंकि मैंने पिछले साल बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर किया था। जी। तो अल्लाह का करना ये था कि उस साल इन द हिस्ट्री ऑफ JNK CT बायोलॉजी का सबसे टफेस्ट पेपर आया है। और यू वोंट बिलीव कि बायोलॉजी में जो पिछले साल मैंने, आपके लिए कुछ और ही था, प्लान कुछ और ही हो रहा। एग्जैक्टली सर, जो बायोलॉजी में मैंने पिछले साल लाए थे आउट ऑफ 75 69, अब इस साल मेरे जो बायोलॉजी में है ना, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन ये इतना मुझे पता है कि 30 और 40 के दरमियान ही हो गए थे। और मेरा टोटल स्कोर बना 152। लेकिन एस्कॉम्स बत्रा में जो पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी थी, उस पे 10 सीट्स अलग थे रिजर्व, उसमें मेरा बन रहा था 8 सीरियल, और मेरा सिलेक्शन है ना अखबार में आ गया कि मैं MBS सिलेक्ट हुआ। यू आर सिलेक्टेड एस्कॉम्स बत्रा। घर वाले बहुत खुश हैं, सारे जो पड़ोसी हैं, नेबर हैं, सारे खुश हैं, सोन सोपन। इन द मीन टाइम मैं और मेरे फादर साहब एस्कॉम्स बत्रा के लिए निकल गए एडमिशन के लिए एंड सोन सोपन। वहाँ एडमिशन के दौरान जो है ना, जब एडमिशन वहाँ किया तो वहाँ मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोड्यूस किए, और वहाँ BSc जो है ना, जो जहाँ मैं BSc कर रहा था अनंतनाग कॉलेज से, तो वहाँ से मैंने एडमिशन कैंसिल करके वहाँ चला गया। लेकिन इन द मीन टाइम मुझे वहाँ पता चला कि वहाँ 2 स्टूडेंट्स और थे जिनका मेरिट इसी पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी में मुझसे, वो बोल रहे, उनका ऐसा कहना था कि उनके पास मेरिट उससे ज़्यादा है, लेकिन उनको ये वाली सीट नहीं मिली।
तो फाइनली उन्होंने मुझे ना कोर्ट में लेके आए मुझे, जो हमारे यहाँ श्रीनगर में है। तो वहाँ उसका ये फैसला हो गया कि, लेकिन असल में एट दैट टाइम चूँकि हमारी फैमिली का इतना एक्सपोजर भी नहीं था, हम जेन्युइन वकील नहीं कर पाए, ये मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। तो बेसिकली जो हमारे वकील साहब थे वो ये हाईलाइट ही नहीं कर पाए कि वो जो 2 बच्चे थे उनके जो पेरेंट्स थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इसलिए वो डिज़र्व नहीं करते थे जेन्युइनली, मेरे हिसाब से, मैं नहीं समझता। क्योंकि मुझे लगता था कि उनमें से एक, आज मुझे याद नहीं उन स्टूडेंट्स का नाम, उनमें से एक स्टूडेंट का तो फादर साहब वो शायद टीचर था, तो हाँ शायद मुझे याद है, एक शायद त्राल से थे और एक शायद पुलवामा से थे। तो मुझे लगता था कि उन जेन्युइनली गवर्नमेंट टीचर थे तो सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया? सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि उस टाइम पर मैं, आप समझे कि मेरे फादर साहब कारपेंटर थे। एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि जब मेरिट का मर्डर होता है तो बड़ा दुख लगता है ना, आप समझे, मैं आपको जेन्युइनली एक बात बोल रहा हूँ कि मुझे एट दैट टाइम इतना इतना एक्सपोजर भी नहीं था, और फैमिली, आप समझे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे फादर साहब भी, इवन मेरे यहाँ हैं जो हमारे पड़ोसी है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो हमारे यहाँ एक लड़का है, यूनुस साहब हैं और आशिक साहब हैं, आज वो मैथमेटिक्स की टीचर हैं, वो हमारे घर आए, उन्होंने मेरे फादर साहब को समझाया कि आप इस तरह हिम्मत हार के क्यों बैठे हैं, जब आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो आप भी जाके कोर्ट में अपील करें, अगर वो लोग केस कर रहे हैं तो आप भी जाके जाओ। तो इतना एक्सपोजर नहीं था वो, मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, इसलिए जो ना जिस तरह से मुझे अपना केस डिफेंड करना चाहे शायद मैं नहीं कर पाया। तो लेकिन मुकद्दर में यही था। फिर मेरे फादर साहब ने कहा मुझे, उनने बोला कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो, अब आप वहीं कॉलेज में ही पढ़ो, लेकिन आप ऐसा करता हूँ मैं बैंक से लोन लेता हूँ। लेकिन एट दैट टाइम जो पर साल मुझे याद है शायद वहाँ 1,50,000 भरना पड़ता था एनुअली। हाँ, तो मैंने अपने फादर साहब को समझाया कि अगर ये 1 साल का मसला होता तो ठीक था, मैं आपको बोलता कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये 5 साल है और हमारी यहाँ जो फैमिली की कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कि आप फिर इसको बर्दाश्त कर पाएंगे, तो रोड पर आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा बहुत। तो इसलिए मैंने इरादा किया, मैंने चूँकि मेरे फादर साहब को समझाया, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं और एक अटेम्प्ट करता हूँ। लेकिन अंदर से मैंने ये मन बना लिया था अब ये ना कि अब मैं BSc करूँगा। 4 अटेम्प्ट के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे पढ़ाना चाहिए, कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हमारी इस तरह की, जो इस तरह से हमारे गांव में हैं, उनको बिल्कुल जेन्युइनली विद पैशन कोई पढ़ाए, उनको टर्निंग पॉइंट वाज दैट टर्निंग पॉइंट, वो वहां से सिलेक्शन होके कॉलेज में एंटर होके फिर वापस आना? बिल्कुल सही सर, ये सही बात है। और मेरे फादर, एक जगह है हमारे यहाँ, जब हम अपने गाँव की ओर जाते हैं, एक जगह है बोलसू, जब हम यहाँ से श्रीनगर से वापस आ रहे थे, मेरे फादर साहब, उनने मुझे वहाँ गाड़ी से उतारा और ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर मुझे ना पैदल चल रहे थे और मेरी काउंसलिंग कर रहे थे इसके बारे में कि तुम मानो मैं ऐसा करता हूँ, मैं बैंक से लोन लेता हूँ, लेकिन अब तुम करो MBS। उनको बहुत शौक था कि मैं ना MBS करूँ जेन्युइनली। तो लेकिन फादर भी उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी ही वुड हैव। मेरे फादर साहब को पाया है, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि वो मेरे बहुत मामलों में रोल मॉडल हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनको रोते हुए देखा है उस साल, अदरवाइज मैंने कभी उसको मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत ही बहादुर शख्स है। तो उस साल मैंने पहली बार अपने फादर साहब को मैंने आंखों में आंसू देखे, ये ज़िंदगी का मेरा पहला वाक़या है ऐसा। लेकिन एट दैट टाइम मैंने मन बना लिया था कि अब आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, BSc MSc करूँगा एंड ऑल दैट। लेकिन फादर साहब को नहीं बताया। फादर साहब को मैंने बोला मैं और एक अटेम्प्ट करूँगा। तो फिर मैं BSc वापस ज्वाइन किया, BSc या अनंतनाग कॉलेज से। तो 2007 में मुझे कंप्लीट किया मैंने BSc, और फिर मैंने 2007 में मैं वापस फादर साहब को बोल रहा था कि मुझे श्रीनगर जाना है। मैंने उनको बहाना बनाया कि मुझे श्रीनगर इसलिए जाना है कि मुझे JNK CT की दोबारा तैयारी करनी है। हालांकि उसको पता नहीं था मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उनको मैंने नहीं बताया। तो मैंने उनसे ये बात शेयर नहीं की थी। मैंने यहीं से जो हमारी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसका एग्ज़ाम दिया, उसमें ओपन बिट में मेरा था 8th सीरियल, मुझे याद है, PG के लिए। तो जब वो अखबार में आया उस टाइम में मैं फिर वापस घर गया। मैंने वो अखबार लिया, अखबार लिया और अपने घर गया, अपने फादर साहब को बोला, मैंने बोला कि मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। मेरे फादर साहब को वो बहुत ही छोटी बात लगी। उन्होंने बोला तो ये कोई छोटी बात, ये बहुत छोटी बात है, रहने दे, मतलब यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होना। लेकिन हमारे यहाँ ना आसन जो मकदम सब आसन गाँव समझते बड़ा इन्फ्लुएंस। तो उन्हीं के यहाँ एक रिलेटिव है, वो मेरे दोस्त भी हैं, निसार अहमद। उससे पहले उनने इस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट किया था, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब मेरे फादर साहब ने उनके साथ ही शेयर किया कि मेरे बच्चे की सिलेक्शन हुई है किसमें, PG यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए। तो उसने उसको मुबारकबाद दी। उन्होंने बोला कि ये छोटी बात नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि ये छोटी बात है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सिलेक्शन होना PG के लिए? तो वहाँ तो अगर आप पेमेंट पर एडमिशन करेंगे तो वहाँ तो आपको कम से कम लाखों रुपये देने पड़ेंगे। तो वहाँ से फादर साहब आए, उन्होंने बोला कि वो तो बोल रहे हैं ऐसे,
वो तो बोल रहे कि तुमने अच्छा किया है। मैंने बोला हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अच्छा किया है। तो एट दैट टाइम फिर आप समझे ऐसे, तो 8,000 रुपये मुझे याद है उसको मुझे देने थे एडमिशन यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। तो अब उनने अरेंज कर लिया, अब वो मोटिवेट हो गया ना वो मुझे। भी अरेंज करने पड़े। हाँ हाँ, तो उनने अब वो 8,000 पहले वो थोड़े से रिलक्टेंट थे। वो बोल रहे थे कि नहीं तू डॉक्टर के लिए ही तैयारी कर, दोबारा एमबीएस नीट एग्जाम के लिए ही तैयारी करो, JNKCT के लिए। तो वो 8,000 रुपये उनने दे दिए। और मेरे बड़े भाई हैं, उनने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मेरी लाइफ में, तो उनने मैनेज करके मैं निकल गया अब वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए। अब यू वुड बिलीव शाहिद कि जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेरा पहला सेमेस्टर था, मेरे फादर साहब मुझे कंटिन्यूसली टच में थे। वो मुझे बोल रहे थे तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अच्छा, उनको उनके जहन में वो एक्चुअली वो शौक जो वो निकल नहीं रहा था। जनवरी में बोल रहा हूँ, वो निकल नहीं रहा था। तो वो मुझे बोल रहे थे कि तुम तैयारी कर रहे हो। मुझे ये याद है कि जब हमारा पीजी में जाके भी। हाँ पीजी में जाके, पीजी में जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पेपर था, वहाँ से यूनिवर्सिटी में था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पेपर मुझे पहले सेमेस्टर का, और उस दिन ही एग्जाम था वहाँ से JNKCT का। मेरे फादर साहब ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला तुम्हारा एग्जाम है, मैंने फॉर्म भरा हुआ है, तुम एग्जाम देने जाओ। अब मैं पहली बार हिम्मत करके उसको बोला, मैंने बोला भाई अब तू मेहरबानी कर, अब रहने दे, अब मैं इसमें पीजी कर लूँगा, अब नहीं जाऊँगा। तो फिर मैं नहीं गया। फिर मैंने वहीं पीजी किया। पीजी के दौरान जो मेरे टीचर्स थे वहाँ यूनिवर्सिटी में, मैं बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में ही रहता था और बहुत ही क्वेश्चन पूछता था अपने टीचर्स से। वो समझ नहीं पाते थे कि मैं किस दौर से गुजर के आया हूँ। मैं किस शौक में। अच्छा, तो वो ये बात समझ नहीं पा रहे थे। तो इसलिए फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। लेकिन इतना मुझे पता था कि मुझे ये टारगेट था, मुझे नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब ये मैं परसेंटेज की ओर नहीं भागा। मेरे यूनिवर्सिटी में परसेंटेज रहा है 62% एवरेज में, 61.5 ऐसा कुछ है, फर्स्ट डिवीजन में पास किया है। लेकिन मेरा टारगेट यही था कि मुझे नेट एग्जाम ही क्वालिफाई करना है। इसलिए मैंने वो पहले से माइंड बनाया था कि मुझे नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है ताकि मैं एलिजिबल रहूँ फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एंड दिस लेक्चरशिप। तो उसके बाद मुझे ट्यूशन, ये मैंने मन बना लिया था। हाँ बिल्कुल मन बना लिया था। तो फिर मैंने वहाँ जो बुक्स को लाइब्रेरी जाता था, वहाँ से बुक्स लेता था, उनका जेरोक्स करता था और पढ़ाई करता था एंड सो ऑन सो फोर्थ। और एट दैट टाइम तो 2010 के एंडिंग पर मेरे एक दोस्त हैं, वो है शौकत रशीद साहब। आज वो है सीनियर साइंटिस्ट इन IIIM जम्मू। हम वो और मैं इकट्ठे बैठे थे हबक में, हम नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो उनको रिसर्च के लिए बहुत ही इंक्लिनेशन थी, मुझे भी थी रिसर्च के लिए इंक्लिनेशन, लेकिन उनको मुझसे ज़्यादा थी। उनने बोला कि मुझे अब PhD के लिए जाना है एग्ज़ाम के बाद। तो मैंने उनको बोला कि मैं ट्यूशन कराने जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा मैं कहाँ, यहाँ परेपुरा। तो शौकत रशीद साहब जो है जो टहब के हैं, उसका और एक भाई है छोटा, वो PG कर रहे थे 8 सब्जेक्ट में, मुझे एग्जैक्टली आज याद नहीं। तो उस शौकत रशीद साहब ने उन्हें वहाँ, मुझे अब एक शौक है, अब हम बिछड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी इंस्टीट्यूट का नाम रखना चाहता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम। तो उनने बोला कि मैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रखूँगा अहमद जुवेल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। ये मेरा आइडिया है। ये वहीं से आ गया अहमद जुवेल। तो उनके मन में कैसे आ गया? हाँ मैं बताता हूँ उनके। बेसिकली ये एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ केमिस्ट्री में, फेमटो केमिस्ट्री उसको बोलते हैं। ये जो अहमद हसन जुवेल हैं, ये इजिप्ट के नोबेल लॉरेट हैं फिजिकल साइंस में, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो इनका मुझे लगता है रिसेंटली 1-2 साल, मुझे लगता है कम ही हो गई, 1-2 साल, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं जब इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इन्हें बहुत कंट्रीब्यूट किया है साइंस में। मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो उसने उसके ऑनर में बोला कि मैं आपके इंस्टीट्यूट का नाम रखूंगा अहमद जुवेल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। तो वो जो है ना, पहले जो पॉम्पलेट छोटे छोटे पढ़ा था आपको, आपके मन को, आपकी केमिस्ट्री को, एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्ट, दोस्त थे सर, बैचमेट थे ना, बैचमेट थे ना यूनिवर्सिटी में। तो उनने ही नाम रखा इसका अहमद जुवेल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, वहीं से आ गए। अब जब वहाँ से मैं यहाँ आया, तो उनने जो इनिशियल जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स होते हैं ना, अहमद जुवेल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, इवन ये शौकत का ही, मैं उसका बहुत मशहूर हूँ। शौकत नहीं बनाए थे, तो उनने ही पहले वो पोस्टर बनाए, उन्हीं 2 भाइयों ने। और जो हबक में है ना, धीरे धीरे कहीं कहीं लगाए। उनको पहले लगा था, उनने बोला था कि तुम यहीं से पहले स्टार्ट करो, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे परेपुरा जाना है। आपका टारगेट था परेपुरा? हाँ परेपुरा मुझे जाना है, मुझे वहीं से करनी है ना, मुझे कोचिंग स्टार्ट करनी है वहीं से। तो फाइनली मैं उसी का जो नाम जो उसने दिया मुझे नाम, अहमद जुवेल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, मैं उसी को लेके आ गया परेपुरा में। लेकिन परेपुरा में जो मुझे रूम लेना था, आप ऐसे समझिए शायद साहब कि मेरे पास सेल फोन भी नहीं था, और इवन मेरे पास अपनी सिम भी नहीं थी। पहली वाली सिम तो दोस्तों ने दी, मोबाइल भी नहीं था, सिम भी नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर तक जो है ना, जब MSc केमिस्ट्री मैंने खत्म किया है, MSc केमिस्ट्री खत्म करने तक मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास सेल फोन नहीं है, जिनवली में बोलूँ, सिर्फ किताबें। हाँ किताबें हैं। और तो इसके बाद जब मैं परेपुरा की ओर शिफ्ट किया, तो मैंने अपने फादर साहब से शेयर किया कि मैं ऐसा करूँगा, श्रीनगर जाऊँगा और वहाँ से बच्चों को कोचिंग कराऊँगा नीट के लिए एंड ऑल दैट, जो भी कंप्यूटर एग्जाम्स होते हैं।
उनको इतना है ना, इतना अच्छा नहीं, ये नहीं लगा। लेकिन इसी दौरान जो है ना, इसी दौरान जब मैं उनको ये आप इसके साथ ही आइडिया शेयर कर रहा था, तो मैंने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप में ना, मेरा उसमें रैंक रहा है आउट ऑफ 623, मेरा है 30 रैंक थ्रू इंडिया। हाँ, और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। तो अब जब मैंने नेट और सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया ना, अब मेरे फादर साहब को कहीं ना कोई कॉन्फिडेंस आया कि शायद कुछ कर लेगा। हाँ, तो अब ना अब उनको मेरे साथ उनके लेकिन शायद टारगेट फिर भी सरकारी नौकरी नहीं था। ना आप सुनिए It was सर। परिपूर्ण। हाँ, उसका ना मैं बताऊंगा, मैं आपको जेनुइनली आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए अब फादर साहब को मैंने मनाया कि मैंने बोला मैं जाऊँगा। उसको भी लगा कि मैंने उनको बोला कि मैंने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो उनको भी लगा कि थोड़ा बहुत कर लिया कुछ ना कुछ। तो लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं यहाँ रूम कहाँ से लूँ और रहूँ कहाँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं सीधे घर से आया, अपने बड़े भाई से 2000 रुपये लिए और यहाँ से छोटा सा एक रूम लिया हैदरपुर में, और वहाँ अपनी किताबें, एक ही रूम था छोटा सा, उसमें अपनी जो किताबें हैं उनको सजाया, नीचे रखा उनको, और इसके बाद सोचने लगा अब क्या करूँगा। यहाँ एक है, मैं आप समझे कि ना आपको दुनिया में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, और मेरी ज़िंदगी में मेरा अच्छा पार्ट ये था कि यहाँ हमारे एक टीचर थे, उनका नाम है अल्ताफ़ साहब, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, सोपोर से। उनका हाँ, उनने बहुत कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके साथ फिर से शेयर करते हैं अहमद सर की जिंदगी का सफर। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर। छोटे से वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपका खुशामदीद। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, और आज हमारे साथ जो शख्सियत रूबरू हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कुलगाम से निकलकर इस वक्त हर एक स्टूडेंट की आंखों में एक ख्वाब की तरह बसे हुए अहमद जुवैल सर, जो इस वक्त परेपुरा में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लाखों स्टूडेंट्स, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स इनसे फैज़याब, इनसे रोशन होके जा रहे हैं, और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपना नाम रोशन करते हैं, अपनी रियासत का नाम रोशन करते हैं। अहमद सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। तो परेपुरा का सफ़र आप शुरू कर रहे थे, अपनी जेब में 2000 रुपये कुलगाम से लेके आए हैं, एक छोटा सा कमरा जहाँ पे अपना सब कुछ आपने रखा है, अपना आशियाना। शाहीन कभी आशियाना नहीं बनाता है, तो आपने अपनी किताबों को वहाँ पे रखा, अपने ख्वाबों को वहाँ पे रखा। तो ये सफ़र बता दीजिए सर। इसके बाद जो है ना, मुझे लगता है कि है ना, एक मेरे मोहसिन हैं, अल्ताफ़ साहब हैं, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, सोपोर से हैं वो। मुझे लगता है वो आज एक बहुत अच्छी पोस्ट पर भी है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उनके पास में गया, उनको मैंने समझाया, मैंने बोला कि मुझे ट्यूशन कराना है, और मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर दिस कम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास रूम भी नहीं है। हाँ, पहला सवाल ये है, जिनवली में कुछ भी नहीं है। तो मैं उसके पास गया, तो मुझे उनका नाम इसलिए लेना ज़रूरी है, उनने मुझे बिना किसी, मुझे लगता है झिझक के, मैंने उनको बोला कि मुझे 25,000 रुपये चाहिए, 25 यहीं से। हाँ, ऑफर। उसका रीज़न था, मैंने टारगेट लिया था कि मुझे एक बनाना है, एक बोर्ड बनाना है जिस पर मुझे लिखवाना था कि अहमद जुवैल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, और जो है ना एक मार्कर बोर्ड वाला बोर्ड भी लेना था। और जिस कमरे में वो पढ़ा रहे थे, असल में उन्होंने दूसरी जगह अपना एक अच्छा सेटअप बनाया था, तो वो वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जहाँ आप पढ़ा रहे हो मैं वही पढ़ाऊँगा, तो चूँकि वो कमरा छोड़ रहे थे, तो मैंने वहाँ से ही अपनी ना ज़िंदगी की शुरुआत की। तो उनके 25,000 रुपये लेके मैंने थोड़ा बहुत टाट वाट ली, और चेयर खरीदी, मार्कर खरीदा, और थोड़ा सा अपना हल्का सा एडवर्टीजमेंट किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट मेरी लाइफ में आए। अच्छा, हाँ, अभी तक कोई नहीं आया? अभी ऑब्वियसली सर, ये सेटअप अब पहला स्टूडेंट जो मेरी ज़िंदगी में आया, उनका नाम है फारूक अहमद वानी। वो बड़गाम, पहला स्टूडेंट। वो अचानक से मेरे पास आए, मैं डेरे पर बैठा था, डेरा कश्मीर, तो वो आए मेरे पास, एक किराए के कमरे में था, तो वो मेरे पास आए, बैठे, मुझसे बातें की। तो उनने मुझसे ना कुछ सवाल किए रिगार्डिंग केमिस्ट्री। तो मैंने जब उनको वो सेटिस्फाइंग आंसर दिए, वो बहुत ही उसकी क्यूरियोसिटी वाला, बोले सर मुझे आपके पास ही पढ़ना है। तो वो दूसरे कोचिंग सेंटर से निकल के मेरे पास आए पढ़ने, पहला स्टूडेंट। अब मैं उसको विद पैशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसको मेरे पढ़ाने का तरीका इतना यूनिक लगा, उसने और 9 स्टूडेंट लाए। अच्छा, और 10 हो गए, 10 हो गए, हाँ 10 हो गए सर। और अब अहमद जुवैल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में 10 स्टूडेंट हैं। लेकिन मुझे याद है, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जेई के लिए तैयारी कर रहे थे, एमबीएस के लिए उनमें से कोई तैयारी नहीं कर रहा था। लेकिन ये मुझे याद है कि उनमें से 10 में से 9 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए पहली बार। हाँ, उसमें से 9 जेई के लिए। और वो रिपीटर वाले बच्चे थे, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि उसमें मैंने भी गाइड किया, लेकिन वो बच्चे भी बहुत अच्छे थे। तो वो मैंने यूज़ किया, वो जो है ना, उनका जो नाम है, उनका जो सेल नंबर है, वो मैंने ग्रेटर कश्मीर में दिया। अच्छा, एट दैट टाइम भी इतना एक्सपोजर नहीं था कि मैं उसको फ्रंट पेज पर डालूँ, पैसे थे नहीं, उनसे मैं कितना फीस लेता। तो वो मैंने बीच में एक छोटी सी एक कटिंग डाली नाम के साथ। तो उसके बाद मैंने ना जो पहले साल ही मुझे लगता है 2011 में ही मेरे पास अच्छे खासे बच्चे आ गए थे, ठीक ठाक बच्चे आ गए थे। ठीक है, अब अच्छे खासे बच्चे मेरे पास आए, पहले साल थोड़ा मेरा इनकम स्टार्ट हो गया।
तो उस साल मेरे पास जो बच्चे आए, एक तो ये फारूक मदवानी जिसने जेई क्वालिफाई किया, आज आप समझ सकते हैं ऐसे कि इनने तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ एनआईटी श्रीनगर से, लेकिन आज वो ये रिसर्च कर रहे हैं, आप समझे मास्टर्स कर रहे हैं, ये इटली में है वो अभी। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका है, बहुत ही अच्छा है, स्कॉलरशिप पैकेज है उनका, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं लाइफ में, तो मैं बहुत ही खुश हूँ उनके लिए। तो इन द मीन टाइम एक यहाँ एक हाई सेकेंडरी है, न्यू कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी बून एंड जॉइंट हॉस्पिटल, वहाँ मैं एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर गया, और वहाँ भी मुझे कुछ 2-3 स्टूडेंट ऐसे बहुत ही ब्रिलियंट मिले। एक का नाम है मोहसिन हक, उसके फादर साहब अरबी के टीचर थे, वो यहाँ राजबाग में, लेकिन असल में वो थे कलकत्ता से। और वहाँ और एक स्टूडेंट है, उनका नाम है जुनैद मजीद। जो मोहसिन हक हैं, उनने पहली अटैम्प्ट में 181 लाए ट्रिपल में, और जो ना कंप्यूटर साइंस में उनको मिला एनआईटी। लेकिन जो जुनैद था वो उनसे ब्रिलियंट था। मतलब है अहमद सर कि ये हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने पढ़ाया है, आपको तादाद थोड़ा सा है कुछ? मैं बताता, मैं इनिशियल बच्चे बहुत स्पेशल इसलिए होते हैं कि मुझे, मेरे लिए सारे बच्चे स्पेशल हैं, लेकिन उनका ना वो नाम रह जाता है, क्योंकि उनके साथ वो ना वो स्ट्रगल की कहानी जुड़ी हुई है। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो है ना, जो मोहसिन हक है, तो इसने भी अपने फादर के अगेंस्ट गए बेसिकली। तब ये जो हम मशहूर कोचिंग सेंटर्स थे, तो उसके फादर साहब वो मानते ही नहीं थे उसको मेरे पास पढ़ाना, लेकिन मोहसिन ने ऐसा किया, उन्होंने जिद की, उन्होंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ इसका समझ आता है, तो मुझे इसी के पास पढ़ना है। फिर वो मेरे पास आए, वो अरबी के टीचर, ने बोला सर अब मोहसिन तो मानता नहीं, अब प्लीज़ आप इसको पढ़ाएं। तो हाँ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, अगर आप बोलते हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उनने पहले अटैम्प्ट में नीट भी क्वालिफाई किया, और उनने ये 181 लाए जेई में, लेकिन उनने कंप्यूटर साइंस ही प्रेफर किया। और उसी साल जो है ना, जुनैद मजीद भी था, वो सिलेक्ट हुआ, उसने 252 लाए थे इसमें ट्रिपल ई में। अब जुनैद मजीद मेरी ज़िंदगी का सबसे खास स्टूडेंट इसलिए है, बेसिकली वो ऐसा स्टूडेंट है जिनने इंटीग्रेटेड कोर्स किया, ऑनर्स इन फिजिक्स किया एनआईटी रोरकेला से, और उसके बाद उसने आप समझे फिजिक्स में जो है ना नेट एग्ज़ाम जो होता है उसमें 9th रैंक है उसकी जेआरएफ में थ्रू इंडिया। अच्छा। हाँ, और एक है हमारे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, शायद परहैप्स है, ICTS इंटरनेशनल सेंटर फॉर थेरेटिकल साइंसेज, तो वहाँ उसने PhD किया। उसको रिसेंटली एज ए यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है ना भी मिला, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। तो ICTS में आप उसको, आप कहीं भी उनका नाम लिखे ICTS में जुनैद मजीद, वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट भी हैं और बहुत अच्छा रिसर्च करे अल्हम्दुलिल्लाह। पोस्ट डॉक के लिए वो जा रहे हैं अहमद सर, ये बता दीजिएगा, आपको याद है कि कितने स्टूडेंट्स को आपने आज तक पढ़ाया है? आपको और एक स्टूडेंट का नाम लेना लाजमी, ये मेरी पहले साल की कहानी है। उसका नाम है सुजात फारूक। सुजात फारूक एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनको बेसिकली जेई में था, जो ना, जो उनको भी इंजीनियरिंग में ही जाना था, लेकिन उनके फादर साहब जो पुलिस में थे, पुलवामा से थे, वो बोलते थे नहीं तुम MBS करो। अब उनने JNK की CT दूसरी रैंक से क्वालिफाई किया एट दैट टाइम, सुजात फारूक। आज वो PG कर रहे हैं। अच्छा, और एक स्टूडेंट है, मुझे याद है, उनका नाम है डॉक्टर आरिफ, वो आपकी साइड से हैं सर। तो वो आपकी साइड से, उसके फादर साहब मुझे याद है, वो मेरे पास आए, डॉक्टर आरिफ के फादर साहब। आज तो डॉक्टर आरिफ कर रहे हैं, वो PG कर रहे हैं, वो मेरे पास आए, उनने मुझे कुछ फ़ी दी। उन्होंने बोला सर, जो मेरा बच्चा आपके बारे में बोलता है, अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास अगर करोड़ों रुपए भी होते, मैं आपको दे देता, और मुझे नहीं लगता कि मैं जो अभी आपको फ़ी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि, और ये मुझे लगता है कि ये मतलब इनको ज़्यादा शुबियत है। तो जिस तरह से आप, उस बच्चे ने भी पहले अटैम्प्ट में निकाला JNK की CT, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। वो भी बहुत ही ना, आप समझे, बहुत ही फैमिली बैकग्राउंड उसका वीक था, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छा कर रहा है लाइफ में। ये इनिशियल, और एक स्टूडेंट मुझे याद है, उसका भी नाम नहीं मुझे लेना लाजमी है, ये मैं बोल रहा हूँ इनिशियल बैच मेरे हैं। उनका नाम है सुमायरा अल्ताफ़, वो पुलवामा से थी, उसके फादर साहब नहीं थे, ऑर्फन थे। तो उनने जामे मिलिया का जो एग्ज़ाम होता था सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनने, वो दिल्ली में है, तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और वहाँ के बाद जो है ना, उसने वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की, फिर एक 2 साल जॉब भी किया, और फाइनली जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो भी फॉरेन में एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है ना, उसका PG चल रहा है, कनाडा में है वो, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो उसके बाद जो है ना, बेसिकली ये कुछ इनिशियल फेज में जो मेरे पास बच्चा है, वो बहुत ही काबिल थे। मैं ये बोलता हूँ, मेरा एक विश्वास है इस बात में कि गुड स्टूडेंट्स मेक गुड टीचर्स। मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली जो मेरे पास बच्चे आते थे ना, मैं वो डिफरेंट लेवल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आते थे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते थे, और उनकी वो हर क्यूरियोसिटी को एड्रेस करना, वो मैं आता था। फिर मैं आता था, आप भी कुछ सीख लेते थे सर। मैं बोल रहा हूँ कि एक टीचर को ट्रांसफॉर्म करने में, जिस तरह एक टीचर बच्चों को ट्रांसफॉर्म करता है ना, इस तरह स्टूडेंट्स भी टीचर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। गुड स्टूडेंट्स में गुड टीचर्स, मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ। तो इस चक्कर में मैं जहाँ से भी कोई बुक थी, जहाँ से भी कोई लिटरेचर अवेलेबल है, तो मैं लाता था और उन बच्चों की क्यूरियोसिटी को एड्रेस करता था। वो तो लाइब्रेरी माशाल्लाह
इसको भी हम जरूर अभी देखना चाहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये तो ये बता दीजिएगा अहमद सर, चूंकि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र स्टूडेंट्स के साथ ही गुजारा है, स्टूडेंट्स से ही शुरुआत हुई है आपकी ज़िंदगी की, और अभी भी इस प्रोफेशन में, इस पेशे में बखूबी आप अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। तो आपने ज़िंदगी से क्या सबक सीखा है? कहते हैं ना कि वो गरीबी में नाम पैदा किया जा सकता है, गरीबी से ही अहमद सर जैसे लोग निकल सकते हैं। और दूसरी बात यह है, लाखों की तादाद में कश्मीर में इस वक्त स्टूडेंट्स अपनी आंखों में ख्वाब लिए हैं। तो ये क्या क्या एक मैसेज? मेरी बात है ना, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो है ना, बेसिकली जो हम गरीब और अमीर बोलते हैं ना, वर्ड लफ्ज़, ये मुझे लगता है कि ये सोशल टैबू है, जस्ट लाइक दिस। मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि असल में जो अमीर और गरीब है ना, मुझे लगता है कि हर इंसान, हर बच्चा जो भी है, चाहे वो किसी भी फैमिली का है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें इतनी सलाहियत रखी है, वो पहले से ही बहुत अमीर है, पहले से ही बहुत, हर बच्चा। हम अगर आप बच्चों को, अगर आप लोगों को इस तरह से तोलना स्टार्ट करेंगे कि एक का मकान बड़ा है तो वो अमीर है, दूसरे का मकान छोटा है तो वो, मैं लगता हूँ कि मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं जेन्युइनली इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर एक बच्चा अपने आप में एक शाहकार है, एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। अगर उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, अगर उसको गाइड किया जाए इनिशियल फेज में, तो मैं बोलता हूँ कि ये इतना बड़ा एसेट बनता है सोसाइटी के लिए भी। और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे मैं जायदाद, ज़मीन जायदाद या मकान, वो तो उसका आप समझे ये उशर ज़कात नाम की चीज़ है, मतलब वो उसके साथ तो मिल ही जाती है बाद में। सबसे अहम बात है, मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी हमें ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे फादर साहब, आज मैंने सिर्फ, जब है ना मेरे फादर साहब ने मुझे पढ़ाया, तो उसने सिर्फ मुझे नहीं पढ़ाया। आप देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी जो बड़ी बहन है उसका लड़का आज MBS कर रहा है, और मेरे जो कज़न है, हाँ, मैं नहीं पढ़ाया सर, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाया है। और जो भी है, जहाँ भी मेरी बहन के कहीं भी कोई भी है, सब बच्चों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको पढ़ाऊँ। वाह वाह, ये तो ये तो उनका बच्चा है, उनकी बेटी है, बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी। या मेरे कज़न हैं, वो उनको सिविल इंजीनियर कराया, खुद पढ़ाया है उन सारे बच्चों को, सोन सोबन। तो असल में आप देखिए, उनने, मेरे फादर साहब ने एक, मतलब अहमद सर, यहाँ पे मुझे एक बात समझ आ रही है कि आपको अपने वालिदैन की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से ज़मीनें नहीं मिली, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली, आपको मकान नहीं मिला, आपको तालीम और तरबियत मिली। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए एज ए सोसाइटी। हमें अपने बच्चों को, हम अक्सर बेशतर इस मिसकॉन्सेप्शन में हमें लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए जायदाद बनाएंगे और शायद, हाँ, ज़मीनें बनाएंगे और शायद फिर हम उनको कामयाब देखेंगे दुनिया में। मगर मैं बोलूँ सर, ये क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास हज़ारों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आप देखते हैं कि कोई ऐसा एपिसोड हो जाता है कि और एक आदमी का सब कुछ चला जाता है। वो हमें अपने बच्चों में ये इनकलकेट करना है कि हाउ टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल। उनमें वो हौसला भरना है, उनमें वो पॉजिटिव एनर्जी भरनी है, ताकि वो जिंदगी की किसी भी स्टेज पर डिप्रेस ना हो, वो अपनी लड़ाई खुद लड़े और अपना मुकाम, लाइफ इज नॉट अ केक वॉक। हाँ एग्जैक्टली, और फिर अपनी जो है ना लाइफ में खुद, मतलब अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करके इस पूरी दुनिया पर छा जाए। और हर इंसान में फंडामेंटली ये सलाहियत मौजूद है, मैं इसका यकीन रखता हूँ। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि जो मैं अपने जो टीचर कम्युनिटी में, जो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, जो मुझे बुरा लगता है, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि हमारे यहाँ मैंने देखा अक्सर बेशतर टीचर से वर्ड यूज़ करते हैं, ये न से, ये जो है हमारे बच्चे हैं, ये इचना बकार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं है, वो कतन नाबकार नहीं है सर, आपको मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अब ये भी गलत है कि आप बोलेंगे सर, अगर आप बोलते हैं कि हर बच्चा नाबकार नहीं है, तो फिर हर कोई डॉक्टर क्यों नहीं बनता। मैं बोलता हूँ, हमें क्यों सबको डॉक्टर बनाना, ये कौन सा लॉजिक आप बता रहे हैं। जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं सबको ये डॉक्टर बनाऊँ। लेकिन हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है, अच्छी टीचर की भी ज़रूरत है, हमारे यहाँ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ, अगर आप बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आप देखेंगे अल्लाह ने उनमें कितनी फंडामेंटल सलाहियत रखी है। आपको वहाँ एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन मिलेगा उन्हीं बच्चों में, आपको उन्हीं बच्चों में एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा, IAS ऑफिसर मिलेगा, KS ऑफिसर मिलेगा, अच्छा जर्नलिस्ट मिलेगा शाहिद इमरान साहब की तरह, और इस तरह एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा। जी जी अहमद सर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 2 आखिरी सवाल मेरे पास रह गए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपसे अगेन एंड अगेन, आई वुड लव टू कम अगेन एंड अगेन। हमारा प्रोग्राम होप एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। प्लीज़ ना, 2 बातें मुझे आपने अपनी तरफ से कहने दीजिए। जो असल में मैंने जो सफ़र, वहाँ जो बच्चों का मैं सफ़र बोल रहा था ना, परेपोरा का, वो थोड़ा सा स्टोरी अधूरी रह गई। जो सुजात फारूक, जिसके मैं बारे, तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए, उनका जब मैंने बाद में वो ऐड वैड दिया सोनसोपुर, तो इस तरह से बच्चे ना मेरी ओर खींचे चले आए। तो मैंने सबसे पहला जो अपनी ज़िंदगी का इंस्टीट्यूट बनाया,
उसका नाम था इम्पल्स। अच्छा, इम्पल्स। इम्पल्स मैंने बनाया था। लेकिन इम्पल्स के दौरान जो मुझे वहाँ कुछ टीचर्स हैं, मैंने देखा कि मैं जितना सीरियस हूँ, जो मुझे लगा, मे बी मतलब रॉन्ग फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ माई फ्रेंड्स, मुझे लगा कि वहाँ सारे टीचर्स इतने सीरियस नहीं हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं वो जो सपना लेके चलता हूँ कि बच्चों की जिस लेवल पर मुझे मदद करनी चाहिए वो यहाँ फुलफिल नहीं होगा। फिर प्रोफेसर नज़ीर अहमद तांतरे, जिनने मुझे पढ़ाया था, अच्छा, तो उनने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने बोला आप और मैं इकट्ठे पढ़ाएंगे। अच्छा। जो मेरे रोल मॉडल कभी लाए, आपको 25,000 रुपए थे? ना अच्छा, अच्छा, जिनने मुझे अल्ताफ साहब। अल्ताफ साहब है, जिनने मुझे आप समझे, बिल्कुल, जिन्होंने आपको पढ़ाया था। जिनने मुझे पढ़ाया था 11 12 में, उनने बोला कि हम और आप और मैं इकट्ठे पढ़ाएंगे। ठीक। तो एक इंस्टीट्यूट था विप्सटी, वहाँ मैंने पढ़ाया। तो उसके बाद और एक इंस्टीट्यूट है NIT, वहाँ मैंने पढ़ाया। लेकिन फिर मुझे वहाँ NIT में बहुत बेहतरीन दोस्त मिले। हाँ, इस सूरत में फिरदौस अहमद जीतू साहब हैं, और एक है मोहम्मद सजादुल्ला साहब है, डॉक्टर सजाद अहमद लोन साहब हैं। ये वो और आपके साथ ही हैं? हाँ, वो आपके साथ ही हैं। और एक भी है प्रोफेसर यासिन साहब हैं। वो मुझे वहाँ 2-4 दोस्त, और एक भी है बाहर से, एक है, उनका नाम है विनय त्रिपाठी जी। ये कुछ बेहतरीन इंसान मेरी ज़िंदगी में आए। तो हम लोग ने इरादा किया कि हम गवर्नमेंट जॉब को से अपना, है ना, अपना ध्यान हटा के हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो फिर होप क्लास एक इंस्टीट्यूट की बुनियाद पड़ी। ठीक है, वो होप का होप क्लासेस में आप अभी हैं? हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ, तो उसकी बुनियाद हमने डाली, और ये अल्लाह का हम पर फजल हुआ। और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि हर साल ऑन एवरेज आप समझे कि 100 से कभी 100, कभी 50, कभी 80 एंड so on, इस इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको आप कश्मीर के जहाँ भी कश्मीर में मेडिकल कॉलेज हैं, या जम्मू में आप जाएं, या दिल्ली में। ये आइंस्टाइन ऑफ होप कैसे पड़ गया? ये भी एक लक़ब मैंने। सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए सर, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि बच्चे जो ना, ये तो मैं कहूँगा एग्जैजरेशन है, बेसिकली एग्जैजरेशन है बच्चों की पर्सपेक्टिव से। जब बच्चे जो है ना, जब बच्चों को कोई बातें समझ आती है ना, तो बच्चों की दुनिया तो बहुत छोटी होती है इस लेवल पर। तो बच्चे जो है ना, इस साल जब मैंने 12th का बैच ख़त्म किया, तो बच्चों ने बनाया था वो मेरे लिए एक छोटा सा ना गिफ्ट बनाया था, और उस पर लिखा था ये ना, आइंस्टाइन ऑफ होप क्लास। तो ये मैं जिनवली बोल रहा हूँ कि आई डोंट डिजर्व दिस टाइटल, लेकिन बच्चों की दुनिया बहुत छोटी होती है, वो अपने टीचर्स को खुश करना चाहते हैं, जिनवली करना चाहते हैं, और टीचर से एक मोहब्बत भी होती है, लव होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि मुझसे जिस लेवल पर बच्चों ने मोहब्बत की है, आप सर सोच भी नहीं सकते। एंड दैट इज़ वाई असल में मेरा पैशन था। मैं यूनिवर्सिटी से आया था इसलिए कि मुझे यहाँ पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च भी कंटिन्यू करना है। लेकिन मुझे बच्चों से, कश्मीर के बच्चों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिली है, मैं उन पर फिर गुम हो गया सर। अच्छा, आप समझे, कंप्लीटली गुम हो गया। आज की डेट में भी अगर आप देंगे, जो मेरी मिसेज है, उनको ये शिकायत रहती है कि मैं रात को भी मुझे कॉल करते हैं बच्चे, रात को भी केमिस्ट्री, रात को भी बच्चे आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, उनको मोटिवेट करो, उनको मोटिवेट रखो फॉर डिफरेंट एग्जाम्स एंड सो ऑन। हर दिन ऐसा होता है। केमिस्ट्री के अलावा आप जहनी तौर पर भी उनको तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो यही है कि मैं पढ़ाता हूँ, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जब तक मैं जिंदा रहूँ मैं पढ़ाता रहूँ। अहमद सर, वी होप कि आपका जो भी मिशन है होप क्लासेस के ज़रिए, जो आपने मिशन शुरू किया अपने दोस्तों के साथ, अल्लाह आपको इस मिशन में कामयाब करें। क्योंकि हमने देखा कि आप जिस तरह से आपके किरदार के ज़रिए, आपके इखलाक, आपका जो रवैया है, या आपका जो तरबियत और तहज़ीब के हवाले से आपको मिला है अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपनी स्ट्रगल के ज़रिए आप इस मिशन में होप क्लासेस के ज़रिए कामयाब हों। आखिर पे आपसे जानना चाहेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमें आपकी लाइब्रेरी भी देखनी है कुछ टाइम तक, आखिर पे क्या पैगाम रहेगा? और इंशाल्लाह हम अगले इंटरव्यू में आपके हवाले से थोड़ा सा बच्चों को ये बता देंगे कि केमिस्ट्री के हवाले से क्या करियर है। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ज़रूर एक पैगाम लेना चाहूँगा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और ख़ासकर जो कश्मीर, वादिया कश्मीर में इस वक्त नीट आने वाला है, नीट आने वाला है, तो बड़ा एक सर देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि इमरान ना, शाहिद साहब, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बहुत सारी बातें इंशाल्लाह और होंगी। लेकिन बेसिकली ना बहुत सारी बातें हैं दिल में जो मुझे लगता है कि लोगों को जाननी लाजमी है। लेकिन इस टाइम पर मैं ज़रूर ये कहूँगा, मेरी सारे लोगों से ये गुजारिश है, हमारे जो नबी है, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है कि ये जो दुनिया है इसको, दुनिया को बनाया गया है इंसानों के लिए, और इंसानों को अल्लाह ने बनाया है अपने लिए। तो दुनिया की कोई वक़्त नहीं है अल्लाह की नज़र में। मैं जनरली आपको ये बात बोलता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स की और हमारी एज ए सोसाइटी, हमारी मेहनत होनी चाहिए इंडिविजुअल, मतलब इंसानों पर, हमारे बच्चों पर। हमें उनको ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंस से, हम ट्रांसफॉर्म इस सेंस से करना है। अगर आप जो है ना, जैसे कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है, सूरह 3 में अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि मैंने
इंसान को एक बहुत ही बेहतरीन सूरत में पैदा किया, लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि फिर वो नीचे से नीचे भी कभी गिर जाता है। तो मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीर ऐसे की है कि वो बोलते हैं कि हर एक बच्चे में एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। लेकिन अब अगर एक बच्चा जो है ना, अगर उसके इनिशियल फेज में, जो कि पेरेंट्स का हक है, टीचर्स का हक है, मुझे लगता हक नहीं, मैं जिम्मेदारी कहूँगा, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसकी जो जिस्म में, उसकी मादे में जो मौजूद है, उसको एक्सप्लोर करें और उसको गाइड करें। उसकी जो अच्छाइयाँ उसमें मौजूद है, उसके मादे में जो अच्छाइयाँ मौजूद हैं, उनको गाइड करें, उनको फ्लोरिश करें, उनको वो पानी दें और उससे दुनिया को महकाएं। अदरवाइज अगर आप अपने बच्चों का इनिशियल फेज में केयर नहीं करेंगे, अगर वो किसी बुरे रास्ते में लग जाते हैं, तो आप समझिए कि फिर इंसान इस हद तक गिर जाता है। मैं आपको बुरी छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक है। एक जानवर दूसरे जानवर का कत्ल करता है इसलिए उसको अपना पेट भरना है, लेकिन फिर इंसान इस हद तक गिर जाता है कि वो इंसानों का नाहक कत्ल करता है अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, वो खाने के लिए भी नहीं करता सर। बिल्कुल आप समझे, जानवर फिर भी खाता है, वो खाने के लिए करता है ना ऐसा, लेकिन इंसान फिर नाहक इतने इंसानों का कत्ल करता है सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये इंसानी इक़्तिदार की सबसे बड़ी गिरावट है। और ये लेकिन अब आप बोलेंगे सर इंसान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अल्लाह ने इंसान के मादे में ये दोनों चीज़ें रखी हैं, खैर भी और शर भी। हमें उसकी खैर को एक्सप्लोर करना है, इनिशियल फेज में उसको हमें सींचना है, उसको पानी देना है, ताकि जो हमारा जो बच्चा है वो सोसाइटी के लिए एक एसेट बने, और हकीकत में वही एसेट है। इस धरती का सबसे बेस्ट जो रिसोर्स है दैट इज़ ए ह्यूमन रिसोर्स। बेसिकली हमें एज ए सोसाइटी ये जिम्मेदारी है कि हम इस ह्यूमन रिसोर्स की, अल्लाह की इस मखलूक की कदर करें और इसकी अच्छाइयों को सींचें, इनको एक्सप्लोर करें। और अहमद सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। आप हमारे प्रोग्राम होप में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे अहमद सर और उर्फ़-ए-आम में अहमद ज़ुवैल, केमिस्ट्री के मुमताज़ और मारूफ मुदर्रिस, जिन्होंने आज तक न जाने कितने ख्वाबों को संवारा है, सजाया है, न जाने कितने तल्लाब को आज तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज के उनकी उम्मीदें पूरी की हैं। ऐसे टीचर्स, ऐसे असातिज़ा को अल्लाह सलामत रखे, और जो इनका मिशन है होप क्लासेस के ज़रिए, हम उम्मीद करते हैं कि वो होप क्लासेस का मिशन भी जारी और सारी रहे। जिस तरह से इन्होंने, बहुत सारे नौजवानों ने मिलके एक मिशन शुरू किया है, अपने स्टूडेंट्स में इखलाकियात, दुनियावी तालीम के साथ साथ इंसानियत की तालीम को आम करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। अल्लाह आपका हामी और नासिर।